अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। एक पाकिस्तानी का खून हज़ारों अफ़गान खारजों के खून से बेहतर है, मुकद्दम समझते हैं। इस एक फ़िक्रे में ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि उस पर सोशल मीडिया पे तनकीद शुरू हो गई है। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ DGSPR ने मारंग बलोच के हवाले से उनको दहशतगर्द कहा है, खुल के कहा है। पहली बार रियासत ने खुल के तस्लीम किया है कि डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है और दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली के बेटे अहमल वली ख़ान को जो चर्सी कहा गया है PTA की तरफ से, वो ख़बरें उस पर चल रही हैं कि ये PTA अप्रूव चर्सी सोशल मीडिया पे रंग बरंगी जो ख़बरें हैं फिर वो फैल जाती हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह ने बड़ा स्टैंड लिया उस पर खुल के बात करेंगे कि ये पूरा मामला था क्या। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाजरीन पोस्टर लगे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के और JTNC के। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है, जगह जगह पे पोस्टर लगे हैं। नाज़रीन DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो बलूचिस्तान के हवाले से थी, जो ऑपरेशन मासूम चल रहा है, जिनमें खुजदार के करीब जो है वो APS स्कूल के बच्चों पे बस पे हमला किया गया। उसमें शहादतें हुई, 6 तलबा तालिबात जो है वो बीच में शहीद हो गए। उन शिद्दत पसंदों दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया उसकी तफसील शेयर की, कैसे उसमें इंडिया जो है वो मुलव्विस है, खुलेआम जो है वो BLA जो है बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट की मदद कर रहे हैं। उस हवाले से तफसील से जो है वो ब्रीफिंग दी। साथ बड़ी अहम ख़बरें नाजरीन, बड़ी अहम बातें उन्होंने की है कि एक पाकिस्तानी का खून जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है हज़ारों अफ़गानों पे। तो वो खारजियों की बात कर रहा था नाजरीन कि जो तहरीक तालिबान के पाकिस्तान के जो लोग हैं या वहाँ के अफ़गानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी करते हैं, उन पे जो है वो एक पाकिस्तानी की जान माल जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है। और नाज़रीन हर मुल्क में हर मुल्क का लीडर जो है और हर मुल्क की अफवाज अपने अवाम के जान और माल की हिफाजत करते हैं, उन पे फ़र्ज़ होता है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अब इस बयान को लेके हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं क्योंकि एक तो नाज़रीन जितने भी पठान हैं वो बेसिकली सारे अफ़गान हैं, मतलब उनके बाप दादा परदादा, वो आप अगर जड़ में जाएं तो वो सारे अफ़गान हैं जितने भी हैं। इसलिए इनको ये बाज़ लोगों को ये बात बुरी लगी है कि DGSPR ने ये बात क्यों की है। हालांकि DGSPR ने बड़ी वजाहत से की है वो बात, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि DGSPR ने इस बारे में खुल के क्या कहा है। नाज़रीन DGSPR ने जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं उन्होंने कहा था कि 12 निशानदही के बावजूद अफ़गानिस्तान की सरजमीन फितनल खवारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते नज़र आते हैं। अफ़गानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। यहाँ पे अफ़गान खारजियों और दहशतगर्दों की बात हो रही है। DGSPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने और शवाहिद अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों तक जाते हैं। आर्मी चीफ इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तानी की जानो माल जो है अफ़गान पे मुकद्दम है। इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में की अमन के लिए दिलो जान से कोशिशें की है। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम है। कई मिलियन अफ़गान बाशिंदों की दहाइयों से हम मेज़बानी करते आ रहे हैं। DGSPR ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तवील और मुश्किल जंग लड़ रही है। तो नाज़रीन वो डिटेल बता रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में ज़्यादातर अफ़गानी जो हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है और वो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के और TTP के ग्रुप में मारे जा रहे हैं। बनु कैंट के हमले में जो 16 ख़ुदकुश हमला जो हुआ था, 16 शिद्दत पसंद जो हलाक हुए थे, उसमें नाज़रीन 50% जो है वो अफ़गानी तालिबान थे, अफ़गानी जंगजू थे। इसी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड के जितने भी ऑपरेशन वज़ीरिस्तान में हुए हैं उसमें नाज़रीन हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के साथ ज़्यादातर अफ़गानी जो हैं वो उनकी लाशें जो हैं वो बाद में रिकवर की गई हैं और उनसे अमरीकी असला, स्नाइपर्स गन्स, नाइट गगल्स ये सारे उनसे रिकवर की गए हैं। तो इस हवाले से DGSPR ने कहा था और तमाम जितने भी ममालिक हैं उनमें जो सिक्योरिटी के इदारे हैं और जो हुकूमतें हैं वो अपनी शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन फ़र्ज़ समझते हैं।
साथ नाजरीन, मारंग बलोच के बारे में DGSPR ने बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि मज़ह शुद्दा ईविल शक्ल को अनमास्क करें और दिखाएं इनको जो ह्यूमन राइट्स पर बात करते नज़र आते हैं आपको। BYC मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। तो ये पहली बार पाकिस्तान ने तस्लीम किया है रियासती सतह पे कि मारंग बलोच जो है वो प्रॉक्सी है दहशतगर्दों की। BYC बलोच यकजहती कमेटी जो है उनकी सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच नाजरीन 3 MPF के तहत जो है वो गिरफ़्तार है। आपको याद होगा नाजरीन, बोलान में जो हाईजैकिंग हुई थी ट्रेन की, उनमें जो दहशतगर्दों को हलाक किया गया था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो मारंग बलोच की यकजहती कमेटी ने मारंग बलोच की क़ियादत में हस्पताल से दहशतगर्दों की लाशें जो हैं वो कब्ज़ा में लेने की कोशिश की गई और बीच में बाद अज़ां फिर मुज़ाहिरीन में फायरिंग हुई और बीच में 2-3 अफराद भी बीच में हलाक हो गए थे। उस इक़दाम में उनको गिरफ़्तार किया गया है। जब आप देखें नाज़रीन, इंडिया को देखें बड़े करीब से, इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो कहें कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं। जो कहता है कि हम ये जंग हार गए हैं, अखबार वाले जितने भी तजिया निगार हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो सब उस पर बरस पड़ते हैं, उस बेचारे को गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। पाकिस्तान में हमने एक चीज़ देखी है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों का एक मौक़िफ़ होता है और साथ धड़ल्ले से हम शुरू हो जाते हैं। हमें अपनी रियासत के जो उनके बताए हुए तरीक़ाकार हैं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। सलाम है इंडिया को इस चीज़ पे कि वो अपनी जो अफवाज उनके 6 फाइटर जेट हमने गिराए हैं, उनके कई फ़ौजियों को हमने हलाक किया है, मगर उनके अवाम, ये सलाम मैंने उनकी अफवाज को अदा किया। हालांकि ये सलाम इंडिया की अवाम को इस लिहाज से अदा करना चाहिए कि इंडिया की अवाम जो है वो एक बात अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं करती। वो कहते हैं इससे मोरल डाउन होता है। एक बंदा एक बात कर दे कि हमारे 6 फाइटर जेट गिरे हैं या 2 गिरे हैं, वो बवाल खड़ा कर देते हैं, वो गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। सैकड़ों अफराद को अब तक गिरफ़्तार कर चुके हैं। पाकिस्तान में नाज़रीन हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ऐसे सख्त क्रिटिकल हालात में, जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। भाई रियासत ने एक बात कर दी, अब रियासत ठीक बोल रही है, गलत बोल रही है, मुल्की मफाद में बोल रही है, तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। पहली बार हम देखें कि रियासत मारंग बलोच को जो है, अब ज़्यादातर लोग नाज़रीन सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यहाँ पे DGSPR जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं और डायरेक्टली उनको जो है बग़ैर सबूत के दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब नाज़रीन उन्होंने ये एक वाक़या, बोलान का वाक़या बताया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र भी किया कि दहशतगर्दों की शनाख्त उनके घर वाले करते हैं और ये सीधा सीधा हस्पताल से लाशों की, दहशतगर्दों की लाशों को उठाया जा रहा, उनको लेके जाना, उनको जो है अगवा करना, साथ अपनी कस्टडी में लेना। तो ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी हो गई ना। और साथ जो है वो BLA के ख़िलाफ़ कोई मज़म्मत नहीं कर रहे। उन्होंने बोलान हाईजैकिंग ट्रेन जो है उसमें दर्जनों अफराद को जो है वो शहीद कर दिया, मासूम लोगों के, मगर मारंग बलोच ने उसकी मज़म्मत नहीं की। हमने आखिरी हद तक कोशिश की कि मारंग बलोच को हमने दहशतगर्दों की लिस्ट में नहीं डाला है। मैंने जितने भी अपने प्रोग्राम किए हैं उसमें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे। अब हमारे सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि वो बाकायदा जो है उनकी प्रॉक्सी है, तो डेफिनेटली अब हमको भी मानना पड़ेगा। उनके पास शवाहिद होंगे, उन्होंने एक कदम सोच समझ के लिया होगा। तो मारंग बलोच इस टाइम पे नाजरीन वो BLA को सपोर्ट कर रही है, BLA के दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। उनकी मज़म्मत जितने भी पंजाबियों को, सिंधियों को और पठानों को कत्ल किया जाता है, वो उसकी मज़म्मत भी नहीं करती। लापता अफराद की जितनी बात की जाती है, जिस तरह DGSPR ने कहा कि जितने भी दहशतगर्द हलाक हो रहे हैं BLA के, उसमें आधे लोग जो हैं उनके लापता हैं। वो जो है वो लिस्ट में उनके शामिल होते हैं कि ये लापता है, वो बाद में दहशतगर्दी मुकाबले में जो है वो मारे जा रहे हैं। तो नाज़रीन हम ये नहीं कहते अल्लाह ना करे कोई लापता हो, इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक आपके अपने लापता नहीं होते या आपके अपने आप से दूर नहीं गए होते। जितने भी लापता अफराद हैं उनको प्रॉपर उनका ट्रायल होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के तहत 24 घंटों में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए और उन पर जो इल्ज़ामात हैं अदालत में बता दें और उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। ये एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। अब हम इंडिया जिस तरह कश्मीर में कश्मीरियों को शहीद कर रहा है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक तो हम नहीं चल सकते। बहरहाल रियासत ने एक बड़ा फ़ैसला किया कि जो हम देख रहे हैं इस टाइम पे कि मारंग बलोच के ख़िलाफ़ उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया है और उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, उनको अपने अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बाकायदा उन पर अब रियासत ने तस्लीम कर लिया है कि ये मारंग बलोच जो है ये दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। साथ नाज़रीन एमल वली ख़ान जो चेयरमैन हैं, जो सरबराह हैं अवामी नेशनल पार्टी के,
اور اسفندیار ولی جو سابق سربراہ ہیں ان کے بیٹے ہیں، ایک بڑی شخصیت ہیں، ایک بڑا خاندان ہے ان کا، ایمل ولی خان جو اسفندیار ولی کے بیٹے ہیں، ان کو ناظرین سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو کم ترقی یافتہ علاقہ جات کے اجلاس میں ایمل ولی خان اور چیئرمین پی ٹی اے کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے ایمل ولی پر چرس کا سگریٹ پینے کا الزام لگایا۔ اجلاس کے دوران ہی چیئرمین پی ٹی اے نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی چرس کا سگریٹ دیں۔ یہ جملہ سنتے ہی ایمل ولی خان بھڑک اٹھے اور چیئرمین پی ٹی اے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ سرکاری ملازم کیسے کہہ سکتا ہے کہ چرس پی کر آئے ہیں؟ ایمل ولی خان نے کہا کہ ایک سرکاری افیسر کا یہ انداز بالکل قابل قبول نہیں۔ آپ کو یہ جرت کس نے دی ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ اس پر چیئرمین پی ٹی اے نے اعتراف کیا اور معافی مانگی، مگر ایمل ولی خان نے انہیں معاف نہیں کیا اور چیئرمین پی ٹی اے اور ایمل ولی خان سے بار بار معافی مانگتے رہے۔ ایمل ولی خان نے کمیٹی کے چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی اے اجلاس میں سوشل میڈیا پہ تو رنگا رنگ خبریں چلتی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی اے نے جو ہے وہ میمز بنائے جا رہے ہیں کہ ایمل ولی جو ہے وہ پی ٹی اے اپروف چرسی ہو گیا ہے۔ اس قسم کی خبریں جو ہے وہ اب سوشل میڈیا کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اب ایمل ولی نے ان کو ڈانٹا اس موقع پہ، ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی، ان کو خوب کھینچا اور ان کی غلطی بھی تھی۔ اب ٹھیک ہے، آرمی کے آپ ریٹائرڈ سینئر اہلکار ہیں، مگر آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ایک سینیٹر پہ اس طرح الزام لگاتے ہیں؟ اور ناظرین، اگر میں ڈیٹیل میں مزید جاتا ہوں تو پاکستان کی سیاست کا ہم نے نقشہ ہی اس طرح بگاڑ دیا ہے کہ اب پالیٹیشین کی تو وہ عزت رہی نہیں ہے۔ ایمل ولی خان جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایک سیٹ نہیں جیت سکے اور ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے آصف علی زرداری نے اور اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے ہی اس کو جو ہے وہ پھر بلوچستان سے منتخب کرنا پڑا سینیٹر، ان کو پھر ایز اے سینیٹر جو ہے وہ بلوچستان سے منتخب کرنا پڑا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کس انداز میں ہے اور ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ آج جو زیر اعتاب ہیں کل وہ اقتدار میں تھے، آج جو اقتدار میں ہیں آج جو اقتدار میں ہیں وہ کل جو ہے وہ زیر اعتاب تھے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے اور میں تمام تر ٹائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہی جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہر موقع پہ دیا اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کھلونے سامنے لائے ہیں ہم نے انہی کی حمایت کی ہے۔ اب ان کھلونوں میں ایک تو ایمل ولی خان بھی اس میں ہی شامل ہے، جس انداز میں 2024 کے الیکشن ہوا اور جس انداز میں اس موجودہ ہائیبرڈ نظام کو لایا گیا ان میں ایمل ولی خان بھی شامل ہیں۔ 2018 میں عمران خان کو جس طرح اقتدار میں فوج لے کے آئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہ موجودہ ہائیبرڈ نظام بھی ہمارے سامنے ہے۔ بلوچستان میں جو اس ٹائم پہ انسرجنسی اور وہاں پہ ایک کھلونا نما حکومت بنائی گئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب تک آپ وہاں پہ عوام کی جڑیں بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے میں، ناظرین ایک بڑی اہم بات ہے، جب تک آپ بلوچستان کے نمائندوں کو، وہاں کے کونسلر، وہاں کے جنرل کونسلر، وہاں کے نائب ناظم، وہاں کے ناظم، وہاں کے صوبائی اسمبلی کے ممبر، وہاں پہ قومی اسمبلی کے ممبر، ان کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں ہوتی ہیں، جب تک آپ ریئل جمہوریت جو ہے جو جیت کے آئے ہیں ان کو حکومت نہیں دیں گے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں ہوتی ہیں۔ اب زیادہ تر پارٹیاں جو ہیں ناظرین وہ جمہوریت سے نکل رہی ہیں، ریزائن دے رہی ہیں، تو وہ کس طرف جائیں گی؟ وہ مارنگ بلوچ کو دیکھ رہی ہیں، وہ مزاحمت کی طرف جائیں گی۔ تمام تر سٹیک ہولڈر کو وہاں پہ اکٹھا کیا جائے بلوچستان میں اور ایک ڈیموکریٹک انداز میں جو بندہ الیکشن جیتا ہے ان کو آہستہ آہستہ آگے لایا جائے، جو ہارے ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں اور ایک نتیجے پہ پہنچے اور بلوچستان کا حل نکالیں۔ بہرحال ناظرین یہ ایک طویل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، مگر یہ چیئرمین پی ٹی اے نے یہاں پہ زیادتی کی تھی، انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، مگر ایمل ولی خان نے ان کو معاف نہیں کیا۔ سیاستدانوں نے ہی سیاستدانوں کی عزت خود ہی کم کی ہے۔ آج پاکستان میں سیاستدانوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کل وہ 2018 میں انہوں نے مسلم نون پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا۔ تمام پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اہلکار سینئر رہنما جیلوں میں تھے، آج پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں ہیں۔ تو عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان میں جمہوریت انتہائی کمزور ہے اور ہم نے خود ہی کمزور کی ہوئی ہے، اس لحاظ سے اس پہ مزید ڈیٹیل میں بحث ہو سکتی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔